गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे साइंस का क्वेश्चंस और हम लोग ने 101 क्वेश्चन साइंस में देखा था, उसका एक्सप्लेनेशन भी किया था। और मैंने जैसा बताया था कि अगर आप 101 क्वेश्चंस का उसका एक्सप्लेनेशन पूरा अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपसे शायद एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। उसके बाद मैंने बताया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इंटरनेट पे 16 दिसंबर 2021 को जो क्वेश्चंस डाला गया है, मॉडल सेट डाला गया, उसका एक एक क्वेश्चंस का देखेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा उससे संबंधित जो क्वेश्चंस एक आध दो जो आता है उससे मैं भी बातें करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, तो देरी ना करते हुए, है ना, हम लोग का आज पहला क्वेश्चन से देखेंगे। लेकिन उसके पहले वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगेगा तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए, तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चंस, है ना। ऐसे आप मेरा टेलीग्राम चैनल सीपीसी करियर पॉइंट, है ना, सीपीसी बाय विकास आप डालिएगा, वहां पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पौधों में जनन अंग कहां पाया जाता है? जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। ध्यान दीजिएगा। आइए, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप समझिएगा, सिर्फ याद करते जाइएगा, सुनते जाइए, याद हो जाएगा, है ना। तो पौधों में जो जनन अंग पाया जाता है पुष्प में होता है। ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक क्या होता है आपका जो मेन होता है, ध्यान दीजिएगा, एक आपका होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। ध्यान दीजिएगा, एक होता है बाह्य दल पुंज और एक होता है दल पुंज। तो पुंकेसर आपका क्या होता है? मादा। पुंकेसर आपका नर भाग होता है और स्त्री केसर आपका क्या होता है? मादा भाग होता है। आपसे ये पूछता है कि अंडाशय किस में बदलता है? तो फल में बदलता है। और बीजांड किस में बदलता है? बीज में होता है। चलिए, हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? सभी हरे पेड़ पौधों में होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हरे पेड़ पौधों में। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा, 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन है? तो आपका पहला होता है सूर्य की प्रकाश, दूसरा होता है क्लोरोफिल जो पत्तों में पाया जाता है, जिसके कारण से इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा होता है जल। आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो किसके विखंडन से निकलता है? तो आप लिखिएगा जल के विखंडन से निकलता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो अभी मैंने बताया तीसरा क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल से निकलता है ना। किससे निकलता है? जल से निकलता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता है। आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन निकलती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, उसका आदान प्रदान कैसे होता है? तो आप क्या बताइएगा? रंध्रों के माध्यम से होता है। पत्ते, भोजन कहाँ बनते हैं? तो पत्ते में बनते हैं। भोजन कहाँ बनते हैं? पत्ते में होते हैं। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश को ऑब्जर्व करने की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में पाई जाती है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? यकृत में, अमाशय में, अग्रणाशय में, मुंह में। ध्यान दीजिएगा, तो जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है, जिससे एक अम्ल निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। उसी HCl के कारण से हमारे जो अमाशय में जो भोजन का स्वरूप होता है वो अम्लीय होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, है ना। जो अमाशय में जो भोजन होता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं? काइम। इसमें आपका क्या होता है? आंशिक रूप से पाचन किसका होता है? प्रोटीन का होता है। किसके कारण से होता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम के कारण से होता है ना। चलिए, यकृत की बात कर लेते हैं। यकृत से क्या निकलता है? यकृत सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिससे क्या निकलता है? अमोनिया और यूरिया भी निकलता है, और ये पित्त का स्राव करता है। कौन? यकृत करता है पित्त का स्राव। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का रंग कैसा होता है? तो गाढ़ा हरा होता है, जिसका स्वरूप कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय होगा। मुंह में, तो मुंह में हमारा लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां कितने होती हैं? तो 3 जोड़ी होती हैं। पैरोटिड ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल होती है, सबमेडुलर होती है ना। चलिए, यहां तक की बात हो गई।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रियाएं होती है वो 2 चरण में होती है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की पहली क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जो कहां होती है, कोशिका द्रव में होती है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटता है, यानी कि 6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज, है ना, किसमें टूट जाता है, 3 कार्बन परमाणु वाले, है ना, पायरुवेट अम्ल में टूटता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिस कहते हैं। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा। आपसे पूछेगा क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। स्टोमाटा के द्वारा, स्टोमाटा माने छिद्र, पत्तों में जो छिद्र पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है, जैसे इस्ट वगैरह ये सब में जो होती है अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो इथाइल एल्कोहल आपसे पूछेगा, तो इथाइल एल्कोहल किस में होती है, अवायवीय, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाली प्रक्रिया में बनती है। चलिए, तो 6 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवायवीय, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में इसमें जो सेट में दिया गया है कुछ क्वेश्चंस का जवाब क्या दिया, आंसर गलत दिया गया, तो आप वहां से मिला लीजिएगा। और जो मैं बातें बोलूंगा आपको मैं 40 क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, लेकिन मैं कम से कम तो 150-200 क्वेश्चन के जवाब आपको बोलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते, सिर्फ आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन आपका हो गया, अवायवीय हो गया, है ना। अकॉर्डिंग टू आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर में आपका दिया है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ग्रंथि कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्यस्रावी, एक अंतःस्रावी होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां से क्या निकलती है, एंजाइम निकलती है जो एक नली के माध्यम से जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां से क्या निकलती है, हार्मोन निकलती है जो किससे होती है, ब्लड से टच होकर के जाती है, नहीं ब्लड से होकर के जाती है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछेगा तो यकृत होता है और वह बाह्य ग्रंथियां, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी अंतः ग्रंथियां, तो सबसे छोटी अंतः ग्रंथियां हालांकि होती है पीनियल ग्लैंड, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। लेकिन पीनियल अगर नहीं आपका देगा तो आप मारिएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ऐसे होती है पीनियल ग्लैंड, है ना, जिसके कारण से बच्चे को नींद आती है ना, और ये बच्चे में आपका 10 से 12 साल तक के ज्यादा एक्टिव रहता है। आपसे पूछ देगा कि अंतःस्रावी में सबसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हम लोग का थायराइड होता है, जो गला में पाया जाता है, जिससे थायरोक्सिन निकलता है। थायरोक्सिन के लिए आवश्यक कौन सी होती है, आयोडीन होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा नामक रोग होता है, जिसमें गला क्या हो जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है। आपसे पूछेगा कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन है, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, यानी कि जो हार्मोन भी रिलीज करता है, एंजाइम भी रिलीज करता है, तो वो कौन सा हो जाता है, अग्रनाशय होता है। कौन सा होता है, अग्रनाशय होता है। चलिए, तो सबसे छोटी अंतः ग्रंथि आपका क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया का कहलाती है ना। बाह्य भाग का मतलब हुआ पत्तों से या तना से, है ना। तो पौधों में पत्तों से जो ह्रास होता है, जल का ह्रास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। 9 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, घेंघा रोग पनपता है, यानी कि घेंघा रोग किससे होता है, तो अभी मैंने बताया आपका घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ये कहाँ होती है, हमारी गला में होती है, ग्वाइटर में हो जाती है। ध्यान दीजिए, गला में एक क्या पाया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थायरोक्सिन कहते हैं, जो थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है ना। तो इसे आवश्यकता किसकी होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है ना। और आयोडीन हम लोग भोजन में कहां से लेते हैं, तो नमक के माध्यम से लेते हैं। इसीलिए डॉक्टर सलाह दी जाती है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो नमक खाते हैं वो आयोडीन युक्त नमक होनी चाहिए, ताकि आपको घेंघा रोग से बच सके। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना,
आयोडीन की कमी से, है ना, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से, सी हो जाएगा। रक्त की कमी से एनीमिया होता है। रक्त की कमी से क्या होती है? एनीमिया रोग होती है, जो समानता महिलाओं में होती है। ध्यान दीजिएगा, यह एक क्या है? अनुवांशिक बीमारी है जो महिलाओं में होता है। चीनी की कमी से क्या होती है? तो याद रखिएगा आप, चीनी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं या चीनिया की बीमारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये होती है किसके? तो इंसुलिन की कमी से होती है। और इंसुलिन की स्राव कौन करता है? अभी मैंने बताया था, मिक्स्ड ग्लैंड, जो अग्रनाशय होता है। अग्रनाशय से इंसुलिन का भी स्राव होता है, जो एक प्रकार का एंजाइम की तरह कार्य करता है, आपका हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? चीनिया बीमारी, या चीनी की कमी से चीनिया बीमारी या मधुमेह, इसी को कहते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, हल्के पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक ठोस होता है और एक क्या होता है? लिक्विड होता है। तो लिक्विड भाग ज्यादा होता है प्लाज्मा, है ना, जो हल्का पीला रंग का होता है। ध्यान दीजिएगा, लगभग हमारे ब्लड में कितने होते हैं? 55 से 60% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, जो लिक्विड टर्म होता है। ठोस में पाया जाता है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। जब प्लाज्मा से क्या किया जाता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो क्या बनता है? सीरम बचता है। क्या बचता है? सीरम बचता है। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ चलिए, बहुत अच्छा है ना, सीरम कहते हैं उसे। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया, रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले उपकरण, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर हम लोग मापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या मानते हैं? दिल की धड़कन। डॉक्टर साहब, जब हमें किसी प्रकार खांसी दम्मा किसी को हो जाता है ना, बदन दर्द बढ़ जाता है, तो डॉक्टर साहब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आला कहते हैं, उसको क्या आता है? स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन, नाड़ी वगैरह ये सब ब्लड का सर्कुलेशन मापा जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब इस प्रकार से उठाते हैं और उसमें कहीं बदन पे लगा देते हैं, है ना, इस प्रकार से पंपिंग करते हैं, तो उसमें पारा, है ना, क्या भरा होता है? पारा ऊपर जाता है ना। ब्लड प्रेशर होना चाहिए कितना? तो 120/80। अधिकतम कितना होना चाहिए? 120। और मिनिमम कितना होना चाहिए? 80। 80 से नीचे होने पर क्या होता है? ब्लड प्रेशर लो होता है, बीपी लो होता है ना। और ऊपर बढ़ने के बाद क्या होता है? बीपी हाई होता है। चलिए एक और आपका है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की सांद्रता को मापी जाती है। और अमीटर से हम लोग फिजिक्स में मापते हैं, फिजिक्स में अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका रक्तचाप मापने वाला क्या हो जाएगा? स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। चलिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पेड़ पौधों में होती है, जो उनके रंध्रों के द्वारा होती है। बाष्प निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। तो याद रखिएगा, ऊंट, घोड़ा, है ना, मानव, हम सभी में क्या पाया जाता है? खुला नहीं, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और तिल चट्टा में, जिसको हम लोग कॉकरोच कहते हैं, है ना, इसमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तिल चट्टे में क्या पाए जाते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? संयोजी उत्तक होता है, जो हमारे पूरी बॉडीज को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है, कनेक्टिंग टिश्यूज होती है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक होता है। रक्त का कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में परिवहन करने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। जैसे हमारे शरीर में हम जो हवा लेते हैं, किससे लेते हैं? नाक के माध्यम से लेते हैं, हमारी फेफड़ा तक जाती है। तो फेफड़ा तक कौन कौन सी जाती है? आपका ऑक्सीजन भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है और धूलकण भी जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% होता है, नाइट्रोजन का 78% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है। हमारी फेफड़ा तक जाती है। हमारे फेफड़ा में जाने के बाद हीमोग्लोबिन, जो किसमें पाया जाता है? रक्त में। ध्यान दिएगा, रक्त के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आपका Fe यानी कि आयरन पाया जाता है। तो आयरन
आयरन के कारण से हीमोग्लोबिन लाल, हीमोग्लोबिन के कारण से आरबीसी लाल और आरबीसी के कारण से रक्त लाल। आपसे पूछेगा रक्त का लाल होने का कारण क्या है, तो लोहा, या आपसे पूछेगा दे देगा आरबीसी या दे देगा हीमोग्लोबिन। इनमें से सभी आपका सभी आंसर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण से भी लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ध्यान दिया, तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, हमारे जो बॉडी के फेफड़े तक के, लंग्स तक के जो हवा गया उनसे ऑक्सीजन को क्या करती है, लेकर के एकक सेल तक के जाती है ना। तो ये क्या करती है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। या हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमारे छोटी आंत में पचता है, पचने के बाद अवशोषण करता है कौन, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और उसके इलियम के बिलाई के द्वारा अवशोषण होता है। तो अवशोषण करने के बाद क्या करते हैं, हमारे शरीर के एकक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ग्लूकोज को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो ब्लड करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाए रखने का कार्य करती है। कौन करती है, तो रक्त करता है, और रक्त एक क्या है, उत्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया गया, मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है, तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण से होता है। ध्यान दीजिएगा, मूत्र में क्या चीज होता है, तो मूत्र में 96% आपका जल पाया जाता है, और 96% आपका जल यानी कि द्रव, और 2% ठोस पाया जाता है, जिनमें से है ना 4% ठोस, जिनमें से 2% यूरिया पाया जाता है, और 2% क्या पाया जाता है, आपका NaCl यानी कि नमक पाया जाता है। समझिएगा, ये मूत्र आपसे पूछेगा कि ये बनता कहाँ है, क्षमता कहाँ है, तो आप याद रखिएगा किडनी में बनता है। कहाँ बनता है, किडनी में। किडनी में रक्त को क्या करता है, छान देता है। पूछेगा रक्त छानता कहाँ है, तो किडनी में छानता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। और रक्त छानता कहाँ है, तो किडनी में छानता है। मूत्र में 96% क्या होता है, आपका जल होता है, 4% ठोस होता है, जिनमें 2% यूरिया होता है और 2% NaCl होता है। चलिए, तो आपका मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण से होता है। और ये पूछता है पत्ती का हरा रंग किसके कारण से होता है, तो पर्णहरित, या इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल के कारण से होता है ना। गाजर का पीला रंग किसके कारण से होता है, तो कैरोटीन के कारण से होता है। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण से होता है, बीटानीन के कारण से होता है ना। चलिए, तो आपका आंसर मिल गया होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है 15 नंबर, मूत्र का पीला रंग हो गया। 16 नंबर में दिया, निम्नलिखित में से कौन से उभयलिंगी जंतु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जंतु 2 प्रकार के होते हैं लिंग के आधार पे, सेक्स के आधार पे, जिनमें क्या हो, एक ही प्रकार का सेक्स हो, यानी कि मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, तो उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, यानी कि एक लिंगीय कहते हैं। जैसे हम मनुष्य क्या होते हैं, है ना, एक लिंगीय होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। लेकिन जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगीय कहते हैं। ये पादप में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, है ना, मनुष्य, ये सब क्या होते हैं, एक लिंगीय होते हैं। लेकिन आपका केचुआ हो गया, द्विलिंगीय होती, मेल फीमेल एक में पाया जाता है। जोंक आपका हो गया, द्विलिंगीय होती है, जिसमें मेल फीमेल, या उसी को हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। टेप वर्म हो गया, है ना, तारा मछली, स्टारफिश जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो गया। जोंक हो गया, केचुआ हो गया, घोंघा हो गया आपका। ये सब आपका क्या होते हैं, द्विलिंगीय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पादप में आपसे पूछेगा एक लिंगीय कौन होते हैं, तो एक लिंगीय आपका तरबूज जैसे हो गया। आप ताड़ का पेड़ देखते हैं, कोवा अलग होता है, बलुरी अलग होता है, एक लिंगीय होते हैं, है ना। तरबूज आपका एक लिंगीय होता है, पपीता आपका एक लिंगीय होता है, मेल फीमेल एक में नहीं होता है। द्विलिंगीय की अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, सरसों आपका क्या होता है, द्विलिंगीय होता है। गुलहड़ का क्या होता है, द्विलिंगीय होता है। मटर क्या होता है, द्विलिंगीय होता है ना। तो आप ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, उभयलिंगी या द्विलिंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग जानते हैं, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यूरिया क्या होती है, हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण कौन करता है, अमोनिया। ध्यान दिया, अमोनिया एक जहरीला पदार्थ है ना। तो हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण करता है लीवर, यानी कि यकृत करता है। और अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। तो यानी कि अमोनिया कहां से निकल रहा है, यूरिया कहां से निकल रहा है, यकृत से। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, यकृत हो जाएगा। रक्त में कहां से प्रवेश करता है, तो यकृत से प्रवेश करता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए,
उसके बाद आपसे पूछ देगा कि हमारे शरीर का, ध्यान देगा, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो आप याद रखिएगा किडनी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं और गुर्दा कहते हैं। हमारे शरीर में एक जोड़ा पाया जाता है और किडनी के ऊपर ही आपका एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, गुस्सा। जैसे हम लोग किसी स्थान पे, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं ना, और कोई आदमी आकर के क्या हो जाए, साइकिल में बस जाता है, तो अचानक जो गुस्सा आता है ना, तत्कालीन जो गुस्सा आता है ना, वो कहां से आती है, एड्रिनल ग्लैंड से आती है। ये कहां पाई जाती है, तो किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है ना? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन आपका डीडीटी है ना? डीडीटी एक क्या होता है, कीटनाशक होता है, रसायन होता है। ध्यान दिएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो है ना, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। किसका फुल, डीडीटी का। ये क्या होती है, बहुत घातक होती है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, क्योंकि इससे जिस खेतों में दिया जाता है तो वो जल्दी नष्ट नहीं होता है ना, पानी भी वो खराब हो जाता है, तो बच्चे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। गर्भवती जो महिलाएं होती है उनको भी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया गया है। सीएफसी का मतलब क्या हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत पाया जाता है ना? वायुमंडल के कौन से भाग में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा, सबसे नीचे क्या होता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल के बाद क्या बनता होता है, आयन मंडल। आयन मंडल के बाद कौन सा मंडल होता है, बाह्य मंडल। तो समताप मंडल, बीच वाला जो मंडल होता है, उसी में एक लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ध्यान दीजिएगा, वो पूछता है क्वेश्चन आपसे कि ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के कितने, सॉरी, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं। O3 की मैंने बात किया। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ओजोन परत का कार्य क्या है, तो ध्यान दिया, ओजोन परत हमारे सूर्य से आने वाली जो पाराबैंगनी किरणें होती है, सूर्य में कौन सी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रे पाराबैंगनी किरणें होती है, जो क्या करती है, ओजोन परत क्या करती है, उसे रोकने का कार्य करती है। उससे फायदा क्या होता है कि अगर पाराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर ज्यादा आएगी तो हम मनुष्यों को क्या होगा, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। आंख का जो लेंस होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, पारदर्शी होता है, तो वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है ना, या दुधिया रंग का हो जाता है। तो उसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। आपसे पूछेगा कि आंख में ऑपरेशन किस बीमारी का किया जाता है, तो मोतियाबिंद का किया जाता है। और नेत्रदान में हम लोग किसका दान करते हैं, तो कॉर्निया का दान करते हैं। चलिए एटीपी आपका क्या है, तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया के दौरान क्रेब्स चक्र चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी, जिनमें से टोटल 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा जमा हो जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, एनर्जी पावर कहते हैं, या पावर हाउस कहते हैं हम अपने शरीर का। इनमें क्या करती है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपके एटीपी यानी कि ऊर्जा के रूप में टूट जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, है ना, क्योंकि आप तो क्वेश्चंस बनाए होंगे। मैं एक दो बच्चे बोला था कि सर आप क्या करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को सुना दीजिए, ताकि हम लोग उस वीडियो को सुनते भी रहे तो बहुत सारा चीज हमको याद होते रहे। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में एक प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र हमारे आसपास बहुत सारे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो प्राकृतिक भी होता है, मानव निर्मित भी होता है। आपसे पूछेगा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखिएगा, नदी हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, है ना, झरना हो गया, ये प्राकृतिक जिसे गॉड ने बनाया। आपसे पूछेगा मानव निर्मित कौन हो गया, तो पार्क हो गया, बगीचा हो गया, फुलवारी हो गया, एक्वेरियम यानी कि जल जीवशाला, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, छोटे से बर्तन लाते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे होटल वगैरह में या बहुत सारे दुकान वगैरह में आप लोग देखते होंगे, जो कलरफुल फिश होते हैं उनको ला करके रख देते हैं, है ना। तो वे सब क्या होती है, प्राकृतिक होती है ना, सॉरी नेचुरल, आर्टिफिशियल्स होती है, यानी कि हम लोग के द्वारा बनाया हुआ होता है। फुलवारी हम लोग बनाते हैं, तो 2 प्रकार के होता है। उनमें एक क्या होता है, जैव घटक होता है, एक अजैव घटक होता है। जैव घटक कौन से होते हैं, जो जिंदा चीज वाले जितने होते हैं जैव घटक होते हैं, जैसे पेड़ पौधा जीव जंतु, ये सब क्या आपके अंतर्गत आते हैं, जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देगा, तो जैव घटक को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं उत्पादक कहते हैं, दूसरा उपभोक्ता कहते हैं, तीसरा अपघटनकर्ता कहते हैं। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता में क्या आ जाते हैं, जो
पेड़ पौधों को खाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। वो किसमें आ जाते हैं? उपभोक्ता में आते हैं। उपभोक्ता मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। मुख्य रूप से 3 होते हैं, या उच्च उपभोक्ता आते हैं। ऐसे तो आप श्रृंखला के आधार पे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उच्च होता है, चतुर्थ उच्च भी हो जाता है। जैसे समझिएगा, जो पेड़ पौधों को खाएंगे उसको प्राथमिक कहते हैं या शाकाहारी कहते हैं। जैसे पेड़ को खाता है बकरी, पेड़ को खाता है या घास वगैरह को खाता है बकरी, भैंस, बैल, है ना। तो ये सब यानी कि शाकाहारी जो जंतु होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक कहलाते हैं। द्वितीयक में सामान्यतः क्या आते हैं? मांसाहारी आते हैं। जैसे पेड़ को खाया बकरी और बकरी को खा गया कौन? आपका शेर। तो शेर आपका क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझता हूं कि अगर मैंने एक मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र की अगर मैं बात किया, तो आपका जो घास है, तो घास पे बैठा जाकर कौन? टिड्डा। टिड्डा जिसको हम लोग कहते हैं गाँव घर में फटिंगा, इंग्लिश में आपको लिखता है ग्रास होपर। तो ग्रास होपर ने खाया घास को और ग्रास होपर को खा गया मेढक। ध्यान दीजिएगा, घास, घास से ग्रास होपर, ग्रास होपर से मेढक, मेढक को खा गया सर्प और सर्प को खा गया चील। तो समझिएगा सीक्वेंस को। आपका घास क्या हो गया? उत्पादक हो गया। उसके बाद कौन आया था? ग्रास होपर। ग्रास होपर आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक। और ग्रास होपर किसने खाया? मेढक। मेढक हो जाएगा द्वितीयक। और मेढक को किसने खाया? सर्प। सर्प हो जाएगा तृतीय। और सर्प को किसने खा गया? चील या गिद्ध या बाज। तो बाज या चील या गिद्ध आपका क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा, आपकी उपभोक्ता में आ जाएगा। इस प्रकार से उपभोक्ता चलता है। अपघटन क्या करता है? जो हमारे जीव जंतु, चाहे वह पेड़ पौधा या जीव जंतु हो, मरने सड़ जाते हैं, उनको सड़ाने का जो कार्य करता है, तो क्या होते हैं? कुछ जीवाणु होते हैं और कुछ कवक होते हैं जो कहलाते हैं अपघटन करता कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपसे पूछ रहा था कि प्राथमिक उपभोक्ता है, तो अभी मैंने बताया प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? शाकाहारी आते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपका हो गया मछली, बहुत सारे मछली आपके क्या हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। हिरन हो गया, बकरी हो गया, चूहा हो गया, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है मनुष्य और तिलचट्टा। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और तिलचट्टा ये क्या होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं। मनुष्य और तिलचट्टा क्या होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं। ये सब चीज को खा जाते हैं, आप याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? यानी कि जिसे हम लोग भूमि से जल को निकालने का कार्य करते हैं। तो किससे निकालते हैं? बोरिंग से निकालते हैं और कुआं से निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका दिया है कुआं, दिया है नदी, दिया है समुद्र, दिया है तालाब, दिया। तो भूमिगत जल आपका कौन सा हो जाएगा? आपका कुआं हो जाएगा। नदी नहीं होगा, तालाब नहीं होगा, है ना, आपका समुद्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा, आपका भूमिगत जल का उदाहरण हो जाएगा। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है कि एक सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। प्राकृतिक सिद्धांत की जब भी चर्चा आएगा तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप क्या मारिएगा? डार्विन ही आंसर आप मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या दिया गया है बाबू? आपका क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हरे पौधे क्या कहलाते हैं? अभी मैंने बताया हरे पौधे आपका क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। हरे पौधे क्या कहलाता है? उत्पादक। और मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। साधारणता आपके शाकाहारी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं या तृतीयक में भी चले जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के हिसाब से आपको देगा। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उत्पादक पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, द्वितीयक और तृतीयक पूछेगा तो आपको सीक्वेंस दे देगा, ये इसको खाया वो उसको खाया। तो बताइए द्वितीयक कौन होगा इसमें, तृतीयक कौन होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अंडो उत्सर्ग का क्या कारण है। ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल, हम मनुष्यों की बात करते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। जो नर क्या है आपका? युग्मक होते हैं, शुक्राणु नर युग्मक, जो टेस्टिस में बनता है, वृषण में बनता है। ध्यान दीजिएगा, वृषण नर के क्या होते हैं? शरीर के बाहर होते हैं, क्योंकि वृषण में किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म के निर्माण करने के लिए हमारे बॉडीज के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होनी चाहिए, इसलिए बॉडीज के बाहर होता है। उसी प्रकार से आपका जो मेल होती फीमेल होती है, फीमेल में अंडाणु का निर्माण कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। तो अंडाशय में उसके निर्माण होने के लिए एक हार्मोन होता है LH, जो हमारे माइंड से यानी कि फीमेल के माइंड से, हालांकि LH हार्मोन जो होता है मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होती है। ध्यान दीजिएगा, फीमेल के क्या होती है? मनुष्य जो मस्तिष्क होते हैं उससे रिलीज होती है, उस हार्मोन को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, जो अंडो उत्सर्ज के कार्य में सहायता प्रदान करती है। एक ऑप्शन आपका दिया FSH हार्मोन। FSH हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करती है? जब कोई महिलाएं क्या होती है? गर्भ हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाती है? गर्भ धारण हो जाती है। तो फर्स्ट MC आने तक, है ना, फर्स्ट MC आने तक वेट किया जाता है। तो अगर फर्स्ट MC
जैसे जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, उसको तो पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, मेरा योजना सफल हुआ या नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, जो अगला एमसी आना होता है उस एमसी तक के मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक के क्या करती है, वेट करती है। अगर नहीं आया तो कुछ खुशी मिलता है। आज एक क्या होता है कि आज एक टेस्ट ट्यूब मिलता है मार्केट में, जिनमें क्या करता है, मूत्र को डाल करके उसमें पॉजिटिव निगेटिव बता दिया जाता है कि वो पॉजिटिव है नहीं। अगर पॉजिटिव रहा तो आपका प्लान क्या हो गया, सक्सेस हो गया, नेगेटिव रहा तो आपका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। तो वो क्या चीज करती है, तो उनके मूत्र में एक हार्मोन रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब गर्भधारण हो जाता है तब, है ना, उस हार्मोन का नाम होता है FSH। तो FSH के कारण से ही क्या चीज का पता लगाया जाता है कि बच्चे जो गर्भधारण हुआ या ना हुआ, इसका पता लगाया जाता है FSH के कारण से। उसके बाद एक है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होती है कि फीमेल हार्मोन होती है, ध्यान दीजिएगा, फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन आपसे पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन हार्मोनों का समूह होता है ना, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका मुख्य हार्मोन्स होते हैं जो इसके द्वितीयक लक्षण, यानी कि जो मेल होते हैं उनके द्वितीयक लक्षण को प्रदर्शित करता है, जैसे मोक्ष का आना, है ना, कंठ का फूटना, आवाज भारी हो जाना, है ना, आपके बॉडीज के कांख में बाल आ जाना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास क्या हो जाना, बाल आ जाना, या फिर टेस्टिस में क्या होना, स्पर्म का निर्माण हो जाना, ये सब के क्या होते हैं, है ना, कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कार्य करते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, लैंगर हैंक्स की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि हमारे शरीर में एक मिक्स्ड ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्रनाशय कहते हैं। तो अग्रनाशय में ही लैंगर हैंक्स की द्वीपिकाएं पाए जाती है ना। लैंगर हैंक्स की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है, लैंगर हैंक्स की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है। और इसी से किसका स्राव होता है, इंसुलिन की स्राव होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, चीनिया या मधुमेह की बीमारी होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपसे पूछेगा, अग्नाशय हो गया, अंडाशय से, अंडाशय तो अंडाणु ये फीमेल में पाया जाता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, अमाशय से क्या चीज स्रावित होता है, तो HCl हार्मोन स्रावित होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग देखते हैं, है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक हो गया। ध्यान दीजिएगा, थायरॉक्सिन के लिए, थायरॉक्सिन कहां पाया था, थायराइड, थायराइड यानी कि हमारा घेंगा में, है ना, घेंगा में थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। जो आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, और उसमें क्या चीज होना चाहिए, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह रोग। ध्यान दीजिएगा, आपसे कौन कौन बीमारी में कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा, जो मैं थोड़ा सा बता देता हूं 1 मिनट में। आपका एक पूछेगा यौन संचालित रोग, तो गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, 3 हो गया। आपसे पूछेगा घेंगा की, तो घेंगा आयोडीन की कमी से। आपसे पूछेगा एक बीमारी मधुमेह, इंसुलिन की कमी से, है ना। यहां तक आप याद रखिए, यही 5-6 क्वेश्चन हमेशा रिपीट्स होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 26, है ना, निशल कणिकाएं कहां पाई जाती है, तो निशल कणिकाएं हमारे न्यूरॉन में पाई जाती है। न्यूरॉन कहां पाया जाता है, दिमाग में पाया जाता है। ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो कोशिका है। आपसे पूछेगा तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल कहां पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन सेल क्या होती है, अविभाजित होती है, एक बार डेड होने के बाद नहीं बनता है। सबसे ज्यादा विभाज्य कोशिकाएं कौन होती है, तो लीवर का होता है। किसका होता है, लीवर की होती है, सबसे ज्यादा तेजी से विभाजित होती है। आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं। आपसे पूछेगा पर्यावरण के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो आप किसे बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र को बताइएगा। आप इतना बात याद कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है बाबू, है ना, 27 नंबर में, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, तो मानव मस्तिष्क में वजन, ध्यान देगा, लड़कियों का वजन क्या होता है, हर एक चीज, लड़कियों का वजन क्या होता है, हर एक चीज कम होता है ना, अकॉर्डिंग टू लड़का, है ना। अगर आप बॉय से तुलना कीजिएगा तो लड़कियों का जो वजन होता है कम होता है। आप फिल्मों में देखते हैं, कभी ऐसा आप फिल्म में देखे हैं कि कोई हीरोइन आया, कोई हीरो के उठा करके और घुमा दिया या लेकर के चला गया, नहीं देखे होंगे। लेकिन सभी फिल्मों में आप ये देखे होंगे, जिसमें उस प्रकार की फिल्म बनता है, उसमें देखते हैं हीरो क्या करता है, हीरोइन ढकलियों को उठाया और उठा करके ले चला गया। पता चला कि अगर कहीं गलती से हीरोइन हीरो के उठा ले, है ना, तो सीधे एकदम उठाएगी और ये बाप रे बाप, अगे माय करते हुए सीधे निकल देगी। कहाँ, अस्पताल, हॉस्पिटल में, है ना, जिसको हम लोग गांव घर में क्या कहते हैं, है ना, हॉस्पिटल कहते हैं।
सीधे वहां चली जाएगी। तो लड़कियों का क्या होता है, बॉडीज की अगर मैं बात करूं हर एक चीज में लड़कों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ध्यान दीजिएगा, लड़कियों का जो दिमाग का जो वजन होता है, माइंड का जो वजन होता है वो कितना होता है, 1300 से 1350 ग्राम होता है ना। और लड़कों का कितना होता है, 14 से 1450 ग्राम का होता है वजन। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये दिमाग की वजन की बात कर रहा हूं, मैं सोचने समझने की क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं। सोचने क्षमता की तो लड़कियों का बड़ा गजब होता है, वो जो नहीं चाहिए वो भी सोच लेती है ना, इशारे में बहुत कुछ सोच लेती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क का वजन मैंने क्या कहा, लड़कों में 1400 से 1450 है ना, लड़कियों में 1300 से 1350। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 1.2 से 1.4 kg के बीच होता है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सबसे पहले इसको ऐसा समझिए, निकट दृष्टि दोष में आपसे पूछेगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों क्या करती है, हमारा जो ऐसे हम आंख जो देखते हैं, हमारा आंख में उत्तल लेंस लगा होता है, जो प्रतिबिंब कहां बनाती है, रेटिना पर बनाती है। कैसा बनाती है, तो काल्पनिक वास्तविक बनाती है, उल्टा बनाती है और वस्तु से छोटा बनाती है। वो तो हमारा दिमाग को इतना सोचने के समझने की क्षमता कि उसको उलट करके देखता है, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही देखता है। लेकिन आपसे पूछा, आपने जो चश्मा लगाते हैं, चाहे उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का लगाते हैं, वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो वो प्रतिबिंब बनाता कैसा है, वास्तविक बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, आपका सीधा होता है। उसके बाद फिर उस बने हुए प्रतिबिंब को हमारी आंख क्या करती है, हमारी आंख में जो लेंस है वो रेटिना पर बनाती है। ऐसा नहीं कि आप चश्मा जो लगाए वह बना लिया, आप आंख से अपना लेंस निकाल लीजिए और चश्मा लगा दीजिए, क्या रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपका जो चश्मा है वो चश्मा बनाती है नजदीक प्रतिबिंब, और उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब हमारा कौन बनाता है, आंख बनाता है दिमाग पे, रेटिना पे, और रेटिना पे बने हुए प्रतिबिंब को दिमाग देखता है, सोचता है, समझता है ना। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, काल्पनिक और सीधा होता है। आपसे क्वेश्चन आंख में पूछता है कि आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आप याद रखिएगा, है ना, परितारिका पर। समझे, परितारिका का मतलब क्या हुआ, आइरिस पर, है ना, किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर। चलिए एक क्वेश्चन आपका है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से, है ना, कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर, ये क्वेश्चन कई एक बार पूछता है, मैं मिरर की बात कर लेता हूं। ध्यान दिया क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, साइड मिरर के रूप में आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण, है ना, चेहरा देखने में अब समतल दर्पण, है ना, पेरिस्कोप में समतल दर्पण, बहुपरिदर्शी में सबतल दर्पण, हजामत बाल बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, सोलर कुकर, सोलर भट्टी में अवतल दर्पण, डॉक्टरों के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, दंत विशेषज्ञ के द्वारा अवतल दर्पण, सर्च लाइट में अवतल दर्पण, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो साइड मिरर में आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के अग्रदीप का जो भाग होता है, अग्रभाग जो होता है, किसमें, अवतल दर्पण का। चलिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस, क्वेश्चन नंबर 30, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस यानी कि उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और छोटा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक यानी कि आभासी, है ना, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा सीधा, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका ऐसा नहीं कि पीछे से आंसर मैंने देख लिया। कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, आंसर पीछे से जो देल है उसको टिक मार लिया, उसी को बता दी, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। ढकलन बेवफा होता है, याद कर लिया, परीक्षा में जाकर के मार दिया, हो गया कल्याण। क्या कहता है, मेरा तो इतना हो गया। अरे बाबू मैं एक बात कहता हूँ, 5 सेट आप कंप्लीट कर लो, 5 सेट, किसी का भी बुक हो, कोई भी बुक हो, 5 सेट आप कंप्लीट कर लो या प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूं। ईमानदारी से पढ़ोगे तब, ऐसे नहीं, ईमानदारी से पढ़ोगे तब। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या दिया, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दिया है, जूल दिया है। ध्यान दीजिएगा,
32 में आकाश का रंग नीला होने का क्या परिघटना है? ध्यान दीजिएगा, जब भी रंग की बात आवे, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, पानी का रंग नीला क्यों होता है, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? जब भी रंग की बात आवे, प्रकाश का परिकिरण। समझ में आया है ना? आकाश का रंग नीला क्यों? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण से, है ना? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बहुत भी क्वेश्चन पूछता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि जहां तक के आप किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत, निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान दे, मीटर और सेंटीमीटर ध्यान देकर के बनाइएगा आप। एक क्वेश्चन आपका दिया, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर। फोकसांतर का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी, है ना? तो उत्तल लेंस के फोकसांतर, उत्तल लेंस का फोकसांतर कैसा होता है? प्लस या माइनस? तो प्लस होता है। तो इसका फोकसांतर क्या दिया गया? 50। एफ बराबर क्या दिया? 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलिएगा तो 1/2 मीटर होगा ना। अब पी बराबर क्या होता है? ध्यान देना, 1/f होता है। चलिए 1/f का मान 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर 2, इसका मात्रक होता है डाईऑप्टर, है ना? यानी कि 2d हो जाएगा प्लस में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? +2d। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही में आ गया ना? चलिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होता है? 5 सतह होते हैं, है ना? इस प्रकार से आपका प्रिज्म रहता है, एक नीचे रहता है, जिनमें आपका 3 सतह आपका क्या होता है? आयताकार होता है, और 2 आपका क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। टोटल 5 सतह होता है। पूछेगा टोटल कितने? 5। आयताकार कितना? 3। त्रिभुजाकार कितना? 2। प्रकाश का बर्तन किस में होता है? तो आप लिखेगा आयताकार से होता है। प्रिज्म में कौन कौन सी घटना होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का विचलन भी होता है, निर्गत कोण भी बनता है, निर्गत किरण भी जाती है, आप याद रखिएगा। चलिए, वर्ण विक्षेपण भी होता है, तब 7 रंग बन जाता है उसमें। चलिए, तो एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका क्या दिया है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस का मतलब हुआ आंख का लेंस। तो आंख का लेंस जो बना होता है, किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है ना? मुलायम होता है, ये नहीं कि कांच का नहीं बना होता है ना? प्रोटीन का बना होता है, मुलायम होता है। आप खा भी सकते हैं, बहुत सारे लोग खाते भी हैं। मछली नहीं खाते हैं, तो मछली के आंख खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं, है ना? तो क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है, मुलायम होता है, इसका वर्तनांक लगभग जल के वर्तनांक के क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? बढ़ाने घटाने का कार्य कौन करता है? सिलियरी पेशियां करती है। कौन करती है? सिलियरी पेशियां। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे कई एक बार हम रूम में क्लास लेते रहते हैं, या क्लास में पढ़ रहे हैं, या बच्चे लोग आप भी जब भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो लाइट जला करके पढ़ रहे होते हैं। अचानक जब हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा धूप होता है गर्मियों के दिन में, तो आपको देखने का इच्छा नहीं करती है। आप जब आंख खोलते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, आंख को इस प्रकार से करते 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 तब दिखने लगता है। या कई एक बार क्या होता है, रूम में लाइट कट गई, लाइन नहीं है, बिजली चली गई, है ना? बिजली चली गई, ध्यान देना, है ना? बिजली चली गई, मेरी वाली नहीं गई, बिजली चली गई। तो क्या करते हैं कि हम लोग अचानक अगर लाइट आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, आंख को खोल नहीं पाते, लग रहा है कि कितना ज्यादा आंख में लाइट जा रहा है। क्यों? सिलियरी पेशियां क्या कर देती है, आंख के जो आपका उत्तल लेंस होता है उसको कम कर देती है, उतना ही प्रकाश जाने देती है जितना की जरूरत होती है। लेकिन अचानक लाइट हो गया ज्यादा, तो क्या करती है, धीरे 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 क्या करेगी, उसको छोटा करेगी। क्या करेगी? छोटा करेगी, तब नहीं जितना चाहिए उतना चला जाएगा। या हम लोग कम ज्यादा प्रकाश से कम प्रकाश में जाते हैं, तब पर भी कुछ नहीं दिखता है। जैसे धूप से आए, रूम में आ जाते हैं, तब कुछ नहीं दिखता है, तो बहुत देर क्यों, वहां हमारी आंख की क्या होती है, धीरे 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 छोटा करती है, सिलेरी पे से छोटा कर देती है, क्योंकि कम प्रकाश जाए। और आप आ गए छां में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो फिर धीरे 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 आंख को हम उसको छोटा बड़ा इस प्रकार से करते हैं, तो फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो प्रकाश बराबर मात्रा में जाता है, तो फिर साफ सुथरा दिखना शुरू हो जाता है। तो इसको कंट्रोल कौन करती है? सिलियरी पेशियां करती है, ठीक है ना? चलिए, तो आपका आंसर मिल गया होगा। पुतली करती है? नहीं है। आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आंख में प्रकाश की किरण प्रवेश कहां से करता है,
तो पुतली से करता है। अब पुतली के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होती है। पुतली का रंग कैसा होता है? काला होता है, क्योंकि उससे सभी प्रकाश की किरणें अंततः अंदर चली जाती है। जो वस्तु ये प्रकाश के सातों रंग को ऑब्जर्व करेगा वो होगा काला, और जो प्रकाश की किरणें सभी को रिफ्लेक्ट कर देगा वो कैसा होगा? आपका उजला होगा। इसीलिए कहा जाता है गर्मियों के दिनों में उजला कपड़ा पानी, एक तो गर्मी ज्यादा है, काला कपड़ा पानी अगर सभी किरणों को अवशोषण कर लेगा, इसलिए और ज्यादा गर्मी लगेगा, है ना। चलिए, दृढ़ पटल क्या है? रेटिना को दृढ़ पटल कहते हैं, है ना। परितारिका आइरिस, जिसके कारण से हमारा आंख का रंग निर्भर करता है, किसी का जैसे ऐश्वर्या राय का शायद भूरा रंग का है आंख, देख लेना यार, है ना। पछावी पेशियां उसी को कहते हैं सिलियरी पेशियां या पछावी पेशियां, जिससे आंख क्या होता है? लटका हुआ रहता है, बड़ा छोटा समझने क्षमता होते रहता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्या चीज होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम के द्वारा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? वही नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है साइन आई बटे साइन आर, है ना, साइन आई बटे साइन आर। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। इस नियम को किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। 2 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछता है, स्नेल के नियम को लिखें, यानी यह प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को लिखें। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहीं पे आप थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे प्रकाशता, तुलना करके मैं बोल रहा हूं, प्रकाशता क्या कहते हैं? विरल। और जिसमें कम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सघन। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में उससे कुछ कम होता है, यानी कि 2.96 लगभग, उसको हम लोग 3 मानते ही है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग होता है। और जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि निर्वात में सबसे ज्यादा और कांच में सबसे कम। निर्वात में 3, हवा में 3, जल में 2.25 और कांच में आपका 2 होता है। लाख में आपसे पूछेगा तो 3 लाख, 3 लाख, 2.25 लाख और 2 लाख, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड याद रखना, किलोमीटर पर सेकंड, कंफ्यूजियाना मत बालक, ध्यान देना। तो जैसे अगर मैं बात करूं हवा ले लूं और आपको कांच ले लूं, तो हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो हवा हो जाएगा विरल और कांच हो जाएगा आपका सघन। तो हवा से जब आपका जाएगा किसमें? पानी में जाएगा या कांच में जाएगा, कम वाला में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और कांच से जब हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा और लंबवत पड़ेगा तो लंबवत ही निकल जाएगा। लंबवत पड़ेगा तो लंबवत ही निकल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है। ध्यान देना, फोटोग्राफी कैमरा, छोटा वाला कैमरा आप देखे होंगे, क्लिक क्लिक जो पहले फोटो आता था, ब्लैक एंड व्हाइट खिंचाता था, तो उसमें एक लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उसमें भी क्या होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। जो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप देखे होंगे प्लास्टिक का बना होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ा करके देखने के लिए होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है? आपका उत्तल लेंस लगा होता है। आंख में भी उत्तल लेंस होता है और आपका किसमें? कैमरा में भी उत्तल लेंस लगा होता है। तो आपका आंसर क्या था? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस होता है। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके पहले 39-40 को देखने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार तुम लोग शेयर नहीं करते हो। आप जितना अधिक से अधिक शेयर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल्स होगा। तभी मैं आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा, आपको उसका नोट्स भी दे दूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बता दूंगा, समझा भी दूंगा। जिस प्रकार मैं ऑब्जेक्टिव भी समझा रहा हूँ उस पर उससे ज्यादा अच्छे से आपको सब्जेक्टिव भी समझाऊंगा, है ना। चलिए, आप लाइक करो, शेयर करो यार, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। सभी लोग आप अगर शेयर करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल्स आपके लिए होगा। चलिए, आपका 39 नंबर क्वेश्चन है ना, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ध्यान देना, जब भी लंबवत की बात करेगा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के, तो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, वही लंबवत होगा। परपेंडिकुलर कौन होगा? वक्रता केंद्र से जाएगी जो होगा,
ध्यान देना, लंबवत की बात करें, लंबवत दर्पण पर लंबवत कब पड़ेगा, जब क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। अगर यही कहा था प्रधान अक्ष के समानांतर तब फोकस से, और लंबवत यानी वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है ना। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र से होकर के निकलती है, जो लंबवत होती है। समानांतर होगा तो मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से होगा तो समानांतर, तीन तो कंडीशन उसमें होता है। आपसे पूछा, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपका दिया है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी, है ना, एक वर्णी किरणें गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, है ना, तो इसका क्या नहीं होगा। एक वर्णी किरणें का मतलब यहां पर क्या हुआ, है ना, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक वर्णी किरणें अगर आपसे यहां पर गुजरेगी तो प्रिज्म में क्या क्या चीज घटनाएं होती है ना, तो प्रिज्म में घटनाएं आपकी होती, अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, उसमें प्रकाश का विचलन भी होता है। विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, कम किसका होता है आपका, तो लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका होता है, लाल का होता है, इसलिए उसका विचलन भी कम, आवृत्ति भी कम, है ना, और झुकाव भी कम। विचलन ज्यादा किसका होता है, तरंगदैर्घ्य किसका होता है, कम, बैगनी का, तो विचलन ज्यादा किसका होगा, बैगनी का। झुकाव किसका ज्यादा होगा, बैगनी का, है ना। आवृत्ति ज्यादा किसका होगा, बैगनी का, है ना। तो इसमें आपका क्या होता है, अपवर्तन भी होता है, विचलन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है ना। तो इसमें ऑप्शन उस प्रकार से है ही नहीं, यहाँ पर होना चाहिए ऑल, आपका ऑप्शन होना चाहिए, है ना, 40 नंबर का ऑप्शन ऑल होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने 40 मिनट, आपका लगभग 50 मिनट हो चुका है ना, 51 मिनट मैंने नॉन स्टॉप बोला। 50 मिनट में मैंने 40 क्वेश्चंस को आपका आंसर बताया, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा, कम से कम तो 5 गुना ज्यादा मैंने बातें बोला। आपको 5 नहीं 8-10 वीडियो आपका इस प्रकार बनेगा 40-40 क्वेश्चंस का, जिनमें अगर आप सिर्फ सुन लेते हैं, है ना, सिर्फ सुन लेते हैं, तो आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और 2 नंबर वाला एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप 8-10 घंटा वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि 10th का साइंस से आप निजात पा सकते, नहीं पा लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।